सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। आज के वीडियो में एसएसबी सहायक कमांडेंट जीडी एलडीसी एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी से में अधीनस्थ अधिकारी हैं, यानी कि एसओज हैं और असिस्टेंट कमांडेंट का एलडीसी के थ्रू एग्जाम देना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं इसके सिलेबस, पैटर्न और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार अभी एक अधीनस्थ अधिकारी यानी एसओज को असिस्टेंट कमांडेंट बनने में समय लग रहा है, 13 से 14 साल या 15 साल तक लग रहे हैं, तो दोस्तों ये एक ऐसा साधन है एलडीसी एग्जाम जिसमें आप आसानी से 3 से 4 साल की सर्विस में ही असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं और अपना फ्यूचर आगे के लिए ब्राइट कर सकते हैं। दोस्तों एसएसबी एसीएलडीसी जो सिलेबस, पैटर्न और पाठ्यक्रम है, सशस्त्र सीमा बल प्रतिवर्ष सहायक कमांडेंट जीडी के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा एलडीसी के माध्यम से सहायक कमांडेंट जीडी की भर्ती के लिए विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर भर्ती करती है। और यह एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी का संयुक्त एग्जाम होता है, यानी कि ये भर्ती जो होती है अधीनस्थ अधिकारी से एलडीसी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एक संयुक्त होती है, यानी कि हर साल एक डिपार्टमेंट कराता है, चाहे कभी सीआरपी करा देता है, कभी बीएसएफ करा देता है, कभी आईटीबीपी करा देता है और कभी एसएसबी करा देता है। ये संयुक्त होता है और वो एक ही डिपार्टमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम लेता है। और लेकिन सभी का सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी कि पहला पेपर जो होता है वो सेम हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट पेपर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, डिपार्टमेंट के अनुसार क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये खासकर मैं एसएसबी के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि एसएसबी में जो है अलग अलग हम थोड़ा सिलेबस करके अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम एसएसबी सहायक कमांडेंट जीडी एलडीसी सिलेबस, इसको ऐसा नहीं है, हम आज जो सिलेबस की बात कर रहे हैं एसएसबी को, आप सीआरपी में हैं तो भी देख सकते हैं, बीएसएफ में है तो भी देख सकते हैं, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चर्चा करेंगे, साथ ही चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा करेंगे। सहायक कमांडेंट जीडी एलडीसी चयन प्रक्रिया में निम्न स्तर होता है। जो चयन की एक प्रक्रिया है एलडीसी की, चारों डिपार्टमेंट में वो एक ही है। सबसे पहले इसका फार्म भरा जाएगा, आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके अनुसार फार्म भरने। फार्म के बाद जो है पहला चरण माना जाता है, इसका लिखित परीक्षा माना जाता है, यानी राइटिंग एग्जाम होता है। इसमें दोस्तों 3 पेपर होते हैं। उसके बाद जो राइटिंग में पेपर में पास हो जाता है, यानी कि पहले 2 पेपर का रिजल्ट आता है तुरंत, यानी कि जैसे आपका आज ये एग्जाम हो गया, 10 से 5 दिन में आपका 2 पेपर का इसमें पहले रिजल्ट आ जाएगा। जो उसमें पास होता है उनका शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि पीटी और पीएसटी होता है, उसके बाद मेडिकल होता है और लास्ट में इसकी फाइनल लिस्ट निकलती है। तो यह इसकी चयन प्रक्रिया है। लिखित परीक्षा एसएसबी सहायक कमांडेंट जीडी एलडीसी के 3 पेपर होते हैं। एसएसबी भी बोल सकते हैं, सीआरपी, बीएसएफ में, लेकिन एक टारगेट किया है सिर्फ एसएसबी को, हालांकि ये पैटर्न सभी के लिए है। सबसे पहला इसमें पेपर जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और सामान्य ज्ञान का होता है। इस पे आगे भी बताऊंगा इंटेलिजेंस और सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है। दूसरा जो पेपर होता है दोस्तों, इसमें होता है प्रोफेशनल स्किल। हाँ, जो प्रोफेशनल स्किल की हम बात कर रहे थे इस दूसरे पेपर की, इसमें अंतर होता है सभी के पेपर में। और तीसरा पेपर होता है निबंध, संक्षिप्त लेखन और समझ, यानी कि आपका इसको बोल लो एसे आएगा, कम्प्रिहेंसिव आएगा और पैसेज राइटिंग आएगा। और इसमें यह भी बताऊंगा आपको इंग्लिश में क्या कर सकते हैं और हिंदी में क्या लिख सकते हैं थर्ड पेपर में। और जो पास हो जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर में, उसके बाद उनका होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में जो पास हो जाते हैं उसके बाद आता है थर्ड पेपर का। थर्ड पेपर एक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और आप इसमें से क्या हिंदी में लिख सकते हैं और क्या इंग्लिश में, वो आगे बताऊंगा। पेपर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट और सामान्य ज्ञान, इसमें क्या क्या था? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है आपका सामान्य जागरूकता, यानी जनरल अवेयरेंस, आपकी जनरल अवेयरेंस होनी चाहिए। जनरल अवेयरेंस का मतलब ये है आपने जो भी आपकी एजुकेशन है अभी तक पढ़ रखा, हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल में जो भी पढ़ रखा है उसके संबंधी, जैसे मान लिया हिस्ट्री से पूछ लिया, मुगल काल से कोई बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, या जनरल अवेयरेंस आपका कैसा है
उससे क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी, यानी नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से पुराने, वो जनरल अवेयरनेस आएगा। सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका वही आपका जनरल अवेयरनेस इत्यादि और सामान्य जो अभी प्रेजेंट में कुछ चीजें चल रही हैं, यानी कि आपका जनरल नॉलेज क्या है। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, रीजनिंग में भी बहुत सारे रीजनिंग है, रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लिया रीजनिंग में कोडिंग आ गया, आपका डायरेक्शन आ गया, आपका जो है वर्ड रिलेशन आ गया, आपका जो है अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं, आपका मैथ से भी, ये सभी आपके रीजनिंग के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। संख्यात्मक क्षमता यानी कि नंबर, जो नंबरिंग एबिलिटी है, ये आपका मैथ आता है। मैथ जो आपका हाई स्कूल लेवल का आता है, यानी कि जो भी हाई स्कूल लेवल में आपका मैथ होता है, उससे ऊपर का कुछ नहीं आता आपने हाई स्कूल। लेकिन मैथ में तो आपका हाई स्कूल लेवल के जितने भी सब चैप्टर हैं, चाहे आपका ये लॉस और हानि, लॉस हो और प्रॉफिट हो, परसेंटेज हो, और बट्टा हो, ये सभी जो है सभी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। सामयिक करंट अफेयर, जो करंट अफेयर चल रहा होता है, करंट अफेयर अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर आपको पिछले 1 साल की जानकारी, अगर आप पढ़ रहे हैं नॉर्मली करंट अफेयर में क्या हुआ है, किस तरह के घटनाक्रम चल रहा है, घटना चक्र चल रहा है, वो इसमें हो रहा था। हर दिन के अवलोकन और अनुभव की बातें, इसमें क्या है, थोड़ा सा ये पेपर आपको पहले से आप सर्विस कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको पहले से एग्जाम दिए हुए हैं, तो इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि हर दिन के, जैसा करंट अफेयर बोल लो, इसमें वो है, या कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं जो करंट अफेयर ना होकर कुछ ऐसी सरकार की पॉलिसी है, या सरकार ने ऐसा किया है, या इस क्षेत्र में ऐसा किया है, आईटी में क्या हुआ है, या किसमें कोई सॉफ्टवेयर बन गया है, कोई ऐप ऐसा आ गया है, यानी कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने ऐप बना रखे हैं, उनमें क्या क्या सुविधा है, ये सब चीजें इसमें पूछा जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा ऊपर कट गया है, इसमें क्या है, पेपर 2 में जो है इसमें जो डिपार्टमेंट में हो आप, चाहे एसएसबी में, सीआरपी में, आईटीबीपी में, जिसमें भी हो, उसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और इसमें भी जो है क्वेश्चन 2 पार्ट से पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों क्वेश्चन जो होता है विभागीय, डिपार्टमेंटल होता है, दूसरा जो होता है कॉमन सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको क्या क्या करने हैं विभागीय से, और कॉमन से क्या क्या करने हैं, और कहाँ से तैयारी करनी है, एक मैं इसके बारे में आप मैं बता दूं आपको। जो अच्छे से तैयारी करते हैं इस पेपर की, पहले वाले पेपर में तो मान लिया आपने 100 का है, जन सामान्य ज्ञान इत्यादि का, रीजनिंग का, मैथ का, तो उसमें तो आपने 60 से 70 नंबर अच्छे ले लिए तो बहुत बढ़िया माने जाते हैं। 60 अच्छे आ गए तब भी बढ़िया है, 70। लेकिन इसमें जो है 95, 96, 97 तक नंबर लेते हैं डिपार्टमेंटल में। और कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि इसमें भी जो है 55, 45, और ये सिलेक्शन में बहुत बड़ी मदद करता है। इंटरव्यू के साथ साथ ये पेपर जो है आपका, इंटरव्यू भी आपका, लेकिन इंटरव्यू में भी इतना डिफरेंस नहीं रहता। कम से कम नंबर दिए जाते तो 50, 40, 45 दिए जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 65 तक दिए जाते। लेकिन ये पेपर जो है दोस्तों, जो एलडीसी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी है। किसी के इसमें 40 भी, 50 भी होते हैं, किसी के 95, 97 तक भी होते हैं। तो विभागीय, डिपार्टमेंटल और कॉमन सब्जेक्ट, इसमें जो पेपर आपका प्रोफेशनल होता है, कॉमन सब्जेक्ट में क्या क्या मैंने इसको अलग किया है और किस तरह से इसको आपको पढ़ने के हिसाब से बताया है, मैं इसमें आपको बताऊंगा। विभागीय जो है दोस्तों, इसमें मैं बात करता हूँ अभी विभाग है। कोई भी विभाग है, मान लिया एसएसबी के बारे में बात करें तो एसएसबी के जितने भी नियम हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। नियम में जो जितनी भी आर्टिकल हैं, धाराएं हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, उस धारा में क्या क्या दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अधिनियम, जैसे किसी किसी विभाग में नियम अधिनियम एक ही है, एक ही उसमें दिए है। जैसे सीआरपी है, उसमें क्या है, अधिनियम अलग है, नियम अलग है, तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस अधिनियम में धारा नंबर कौन सी है, इस धारा में क्या दिया गया है, और इसमें क्या क्या, कहना मतलब आपको उसकी एक जानकारी होनी चाहिए। आपको एलडीसी एग्जाम पास अच्छे से करना। तो दूसरा, हर डिपार्टमेंट के कुछ मैनुअल बनाए गए हैं। जैसे एसओ मैथ्स का ही मैनुअल ले लो, जैसे ट्रेनिंग मैनुअल ले लो, जैसे प्रोविजनल मैनुअल ले लो, तो हर उसके मैनुअल के संबंधी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम मैं बात करूं एसएसबी में जीसीएन बटालियन मैनुअल, या सीआरपी में जीसीएन बटालियन मैनुअल, उसमें चैप्टर है,
चैप्टर में मान लिया, पहले चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया, दूसरे में अधीनस्थ वो अधिकारियों के बारे में दिया, तीसरे में अधीनस्थ अधिकारी के बारे में दिया, तो अधीनस्थ अधिकारी में रैंक के बारे में, फिर हवलदार के बारे में, फिर उसके बाद जो है हवलदार के बाद जो है सिपाही के बारे में दिया, उनकी ड्यूटियां दी हैं, ड्यूटी की कौन सी पैरा में दिया, ये सब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विभागीय फार्म नंबर, हर डिपार्टमेंट में दोस्तों क्या होता है, विभाग में जो भी विभाग है उसके जो फार्म होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, जैसे लीव रजिस्टर हो गया, अर्धी रूम रजिस्टर हो गया, वो रेलवे वारंट रजिस्टर हो गया, या बुक लाइब्रेरी रजिस्टर हो गया, ऐसे सभी बहुत सारे, कम से कम हर डिपार्टमेंट में 150 से 200 फार्म रजिस्टर होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई मेन ऑफिस के नाम से में जो यूज होते हैं, कुछ कंपनी ऑफिस में, कुछ एमटी में यूज होते हैं, जैसे इंडेंट फार्म हो गया और वीडीआर फार्म हो गया, ये सब फार्म होते हैं। आमनेशन रखने के बहुत सारे फार्म होते हैं, जैसे मैच में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, उनके फार्म नंबर। ये भी कुछ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और इससे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साथ साथ। तो दोस्तों ये फार्म भी आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। 5वें नंबर में विभागीय संगठन एवं उसके उच्च अधिकारी। कोई भी संगठन का पूरा उसका संगठन क्या है, यानी कि सबसे ऊपर जैसे किसी भी डायरेक्टर होता है, डायरेक्टरेट होता है, उसके नीचे उसके कितने जोन हैं, जोन के नीचे कितने सेक्टर हैं, सेक्टर के बाद कितने रेंज है, रेंज में क्या क्या है, उनका सेटअप क्या है, वो किस जगह कौन रैंक का अधिकारी बैठता है, टोटल कितनी रेंज है, टोटल कितनी ऑप्स रेंज है, टोटल कितने सेक्टर है, यानी कि कितनी बटालियन है। और बटालियन भी मान लिया अलग अलग है, जैसे किसी में आरएफ बटालियन है, किसी में इन्फेंट्री बटालियन है, किसी में कुछ दूसरी बटालियन है। बहुत से जैसे सीआरपी की बात करें तो सीआरपी ने आरएफ भी बना रखा, कोबरा भी बना रखा, ऐसी हर बटा का मतलब जैसे बीएसएफ में है एयर विंग है उसका, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं आपको संगठन। उसके बाद आता है विभागीय इतिहास। हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे एसएसबी का है उसका एक इतिहास है। पहले एसएसबी का दूसरा काम था, दूसरा नाम था, उसके बाद दूसरा काम हो गया, उसका इतिहास क्या रहा है, उसने क्या अचीवमेंट किया है, कब कब इसकी स्थापना की गई थी, कब इसको जो है ये जवाबदारी दी गई। जैसे एसएसबी की बात करें तो उसमें क्या है कि कितनी वह है, कितनी लंबी से उसकी रक्षा करती है सीमा की, और कौन कौन से क्षेत्र में करती है, और कब कब इसकी 2 बटालियन, पहले कितनी बटालियन खड़ी हुई, आज की डेट में कितनी बटालियन, ये सब एक इतिहास पूरा याद होना चाहिए आपको। विभागीय ट्रेनिंग सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग सेंटर से क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके जो है ऐसे है जो ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर हैं, कितने अधीनस्थ अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर हैं, कितने जो जवानों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, कितने आप स्पेशल कोर्स कराते हो जो अपने डिपार्टमेंट को कराते हो, दूसरे को कराते हो, इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर है। ये भी आपको ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। विभागीय ऑपरेशन संचालन प्रक्रिया, जिसको जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकी हर विभाग का एक एसओपी होता है, तो एसओपी के आपकी जानकारी होनी चाहिए। विभागीय स्टैंडिंग सर्किल और ऑफिस ऑर्डर, जितने कुछ हर डिपार्टमेंट में, प्रत्येक डिपार्टमेंट चाहे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, कुछ सर्कुलर ऑर्डर निकलते हैं, कुछ ऑफिस ऑर्डर निकलते हैं, कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर निकलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैंडिंग ऑर्डर से पूछे जाते हैं। जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर है, हर डिपार्टमेंट का फायरिंग कराते हैं, अलग है, कितना आमनेशन फायरिंग होगा, कौन से वेपन्स होगा, कितनी प्रैक्टिस होंगी, इस तरह का स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो या डेढ़ लगेंगे तो उसके मैनुअल में भी होता है, लेकिन कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल देते हैं स्पेशल ड्यूटी के लिए, 150 की क्या ड्यूटी होगी, एनडीओ की क्या ड्यूटी होगी, या कोई स्टैंडिंग ऑर्डर, कहने मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिपार्टमेंट को, कुछ ऑर्डर निकाल देता, और जो बदली भी होते रहते हैं। मेडिकल होगा तो किस स्टैंडिंग ऑर्डर होगा, इसके अनुसार ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विभागीय गेम ऑफ इतिशी, कहने मतलब जो आपके डिपार्टमेंट में अचीवमेंट के, जैसे मान लिया आपको हर डिपार्टमेंट में गेम है, गेम एक महत्वपूर्ण है। कोई अच्छे खिलाड़ी है जो उन्होंने कोई मेडल प्राप्त किया है आपसे 10 साल पहले, अभी भी, तो उनके अचीवमेंट क्या है, ऑप्स में क्या क्या, कितने पीपीएमजी मिले हैं, कितने पीएमजी मिले हैं, कितने शौर्य चक्र मिले हैं, या जो भी अचीवमेंट है उससे भी आपका क्वेश्चन आता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर इनको ही कवर कर लिया तो आपको 90 के ऊपर अबाउ पेपर में जो है वो आएंगे। ये आपका पार्ट 1 है। दूसरा जो है आपके विभागीय संगठन, जो जैसे उसके कोई एक विभाग है उसके अलग अलग संगठन बना दिए, जैसे सीआरपी की बात करें, बीएसएफ बना दिया, आरटी बना दिया, पीडीजी है, एसडीजी है, ये सब महिला बटालियन है,
ये सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हाँ, सभी का एनडीआरएफ है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। उसका लोकेशन कहाँ है, इन सभी बटालियनों का अलग अलग, जो स्पेशल बटालियन बनी इनको लोकेशन क्या है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, इनका ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो विभाग, ये जो आपका डिपार्टमेंट प्रोफेशनल क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका ये पार्ट 1, यानी कि इसमें से ये तो आपके सिर्फ डिपार्टमेंट के। अब चलते हैं, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो चारों डिपार्टमेंट के लिए महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या है, तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ दोस्तों। अभी कॉमन सब्जेक्ट में वेपन संबंधी सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ज्यादातर मैं बताऊँ आपको, इसमें पार्ट पूछ लेगा, कोई पार्ट का नाम दे देगा, ये कौन सा हथियार में यूज होता है। एक दो वेपन हर डिपार्टमेंट में ज्यादा स्पेशलाइज है, जिसकी उसकी ड्यूटी के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली जैसे इंसास राइफल है, सब में यूज होती है, AK-47 सब में यूज होती है, MP5 सब में यूज होती है, X-95 पिस्टल ये सब में यूज होती है। तो आपको एक या दो या तीन क्वेश्चन वेपन से भी मिलेंगे, तो वेपन की भी आपको जानकारी रखनी है दोस्तों। और उसके बाद है IPC CRPC। दोस्तों IPC CRPC एक कॉमन, कहने मतलब सभी के लिए यूज होने वाला, चाहे फोर्स हो चाहे जो है सिविल हो, सभी के लिए कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो सब पे लागू होते हैं और इनसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ इसमें जो मेन धाराएं CRPC, जैसे 129 होगी, 130 होगी, या 131 132 होगी, जैसे मजमे के संबंधी है, अधिकारियों के संबंधी है, कौन तितर बितर कर सकता, बिना वारंट की गिरफ्तारी है, और बिना उसके भी वारंट के साथ किसमें है, अपराध है जैसे संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध क्या क्या है, ये सब जो है CRPC IPC में दिए गए हैं। तो इनकी कुछ मेन जैसे IPC में चोरी क्या है, हमला क्या है, और कुछ मेन परिभाषाएं दी गई हैं, ये आपको एक बार देखना होगा। मेन मैंने जो इनको सॉर्ट आउट भी किया है दोस्तों, ये सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ, इसके अनुसार मैंने टॉपिक बाई टॉपिक बनाए हैं, और इसके बाई एक अलग से PDF बनाई है। आपको अगर ये आपको सब्जेक्ट पूरा लेना है और LDC का, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि हमने जो जो टॉपिक है उनके संबंधी एग्जाम मैंने भी दिया था, तो उस समय मैं किसी कारण से नहीं हो पाया, या मैंने उस समय इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, मेरा दूसरा एक टारगेट है वो अचीव करना, और कर लिया मैंने। LDC ना दे के मैंने दोस्तों, मैं अभी UGC नेट क्वालिफाई किया हो गया, मेरा PhD चल रहा है, तो मेरा टीचिंग लाइन में जाने का एक थोड़ा सा वो है, इसलिए मैंने इतना इसमें नहीं लिया। लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाया है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन मैंने जो वो उसके बाद LDC के हम जब ये यूट्यूब पे बनाया, लोगों ने थोड़ी सी की मेरे पर, थोड़ा सा मैं मैटर पढ़ाना शुरू किया, तो अब मैं जो हूँ इसको मैंने पूरा एक अलग से पूरा, जो भी जिनको कहना मतलब LDC एग्जाम देना है, चाहे कोई भी हेड कांस्टेबल का हो, सिपाही उसका हो, SI वाला हो, AC वाला हो, सभी के लिए मैंने टॉपिक बाई एक अलग से चीजें ढूंढ के कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कैसे पिछले पेपरों को एनालिसिस करके मैंने बनाया है, तो वो भी आपको दोस्तों मिल सकता है। उसके लिए अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो 8825072295, इस पे भी आप जो है 95 लास्ट में, तो इस पे भी आप जो है मेरे को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल में तो कई बार नहीं उठा पाते, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। हालांकि इस साल का तो अभी रिजल्ट आने वाला था, कुछ हो गया है, और अभी आगे के लिए तैयारी करें, आपको जिनको भी करना है। और तैयारी ऐसा नहीं जब एग्जाम आएगा तब करोगे, तो वो लोग जो है 50% ही चांस होते हैं। जो लोग एक साल पहले तैयारी कर देते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, उन लोगों की ज्यादा क्या, उन लोगों को 80 से 90% चांस रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं एक महीना पहले करूंगा, एक महीने में कुछ नहीं कवर हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, इतने सारे तो प्रोफेशनल में हुआ है, 20 चैप्टर तो मैंने प्रोफेशनल के कॉमन है, और उसमें से 12-13 जो है विभागीय क्या क्या पढ़ना है, एक काफी लंबी लिस्ट है। और उसके बाद पहला पेपर है, उसके बाद थर्ड पेपर है, तो अभी से पढ़ना, एक कम से कम आपको सिलेक्शन श्योर करना है, तो एक साल पहले तैयारी करनी पड़ेगी। तो IPC हो गया, CRPC हो गया। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड स्कूल सब्सिडी, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है आपका, जो है CA के संबंधी, CA कितना मिलता है, मंथली कितना मिलता है पूछ लेगा, ईयरली कितना मिलता है, कितने बच्चों को मिलता है, विकलांग दिव्यांग बच्चे पर कितना CA मिलता है, और स्कूल सब्सिडी कितनी है, ये भी वही है कि स्कूल सब्सिडी कितनी मिलती है, कितने बच्चों को मिलती है, और दिव्यांग बच्चा है यानी कि
कोई दिव्यांग बच्चा है तो दिव्यांग बच्चे के लिए कितनी सब्सिडी, ये आपसे भी क्वेश्चन होगा। दूसरा हाउस रेंट के बारे में पूछ लेता है। हाउस रेंट में इसकी कैटेगरी बनाई है XYZ, इसमें तीनों कैटेगरी में कितनी वो मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, किस तरह का, ये भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये कॉमन वाले मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन क्या क्या है। सभी पैरामिलिट्री संबंधी क्वेश्चन आते हैं। मान लिया सीआरपी के जितना, सीआरपी की स्थापना कब हुई, सीआरपी के ये पूछ लेगा डीजी कौन है, सीआरपी का मोटो क्या है। मान लिया एसएसबी में का अगर पेपर दे रहे हो तो आपको सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुई थी, उनका मोटो कौन है, उनका मुख्य हेडक्वार्टर क्या है, उनके जो है प्रमुख प्रमुख जो है सब संगठन कौन से हैं, यानी कि जैसे एनडीआरएफ हो गया, उसका लोकेशन क्या है। तो ये एक नॉर्मल पैरामिलिट्री फोर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप एसएसबी का दे रहे हो तो एक क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन ऐसा भी फंस सकता है कि आपसे दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी पूछ ले, और जानकारी होनी चाहिए। खासकर डीजी का नाम याद होना चाहिए और उसके हेडक्वार्टर का नाम पता होना चाहिए, उसके कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कोई कोबरा के बारे में जैसे स्पेशल है उसके बाद वो पूछ लेगा, उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है जनरल फाइनेंस रूल। दोस्तों हर साल 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो एलडीसी का, चाहे हेड कांस्टेबल वाला हो, सब इंस्पेक्टर वाला हो, असिस्टेंट कमांडेंट वाला हो, सब में 2 क्वेश्चन फाइनेंस। कमांडेंट की कितनी पावर है, किस रूल में क्या कर सकते हैं, कुछ वैसे तो बहुत बड़ा है जनरल फाइनेंस, लेकिन मैंने उसके 50-60 क्वेश्चन बनाए हैं जो अभी तक आए हैं या उनसे रिलेटिव। तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों फील्ड क्राफ्ट से 3 से 4 क्वेश्चन यानी आपके आएंगे। फील्ड क्राफ्ट से, फील्ड क्राफ्ट में सब कुछ आ जाता है, कैमोफ्लेज आ जाता है, आपकी टैक्टिस आ जाता है। फील्ड क्राफ्ट में अगर देखे जाए अम्बुस, रेड, अम्बुस में कितनी पार्टी होती है, रेड में कितनी पार्टी होती है, या पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है, यानी फील्ड क्राफ्ट का पूरा आपको पूछा जाएगा। सभी आर्मड पुलिस फोर्स के पावर एक्ट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है 100% आपको। मैं बता रहा हूँ आपने ये पूरे जैसे 20 बनाए हैं मैंने, तो 20 में से एक एक क्वेश्चन हो सकता है किसी में से ना आए, लेकिन हेड कांस्टेबल में आ गया तो ऐसा ही में, लेकिन आता है। अब ऐसा तो है नहीं जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी क्वेश्चन आएगा, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने पड़ेंगे। जो कोई टॉपिक ऐसा पढ़ लिया, जैसे मान लिया आपने सभी आर्मड पुलिस फोर्स के जो स्पेशल पावर एक्ट है, जो पावर एक्ट है, जैसे नागालैंड को अप्सरा बोला जाता है उसको, तो नागालैंड में है, JNK में है, चंडीगढ़ में लगा था, कब लगा था, कब है, क्या है, क्या इसकी वो है, इसमें क्या क्या पावर मिल जाती है फोर्स को। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, और आए भी है और ना भी आए, तो ऐसे आपको सब चीजें याद करके रखनी है। टारगेट, टाइप्स ऑफ फायरिंग एंड फायरिंग प्रैक्टिस। हर डिपार्टमेंट में टारगेट कितने प्रकार के हैं, फायरिंग, फायरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था, फायरिंग कितने प्रकार की होती है, फायरिंग की प्रैक्टिस किस किस तरह होती है, साल में कितनी बार कराती है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। मैप रीडिंग से क्वेश्चन आएगा, जीपीएस से क्वेश्चन। मैप रीडिंग में आपको सब कुछ आना चाहिए मैप के बारे में। मैप के बारे में जितने भी मैप से वो बनती है चीज़ें हैं, जैसे मान लिया कंटूर है, या खेती वाले एरिया को कैसे दिखाया जाता है, या फिर उसके जो है मैप के संबंध में वो आ जाते हैं, जो चिन्ह है, चिन्ह कितने प्रकार के हैं, मिलिट्री चिन्ह है, सर्वे ऑफ इंडिया के चिन्ह है, ये सब इसमें आपका आता है। फिर जीपीएस आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, मैप के संबंधी है, कंपास है, ये सब यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी टॉपिक अलग से मैंने इसको भी अलग से बनाया गया है। उसके बाद कॉमन में अगर बात करें तो और क्या आते हैं, कॉमन में आते हैं पुलिस फोर्स संबंधी दिवस। आपके मैं बोला ना, पहले भी बताया मैंने, आर्मड पुलिस है उनके दिवस कब है, या कोई अ, ऐसा दिवस है जैसे शौर्य दिवस मनाते हैं हम, या किसी ने जैसे सीआरपी पर अटैक किया था, कर दिया था 9 अप्रैल को, उसका वो दिवस मनाते हैं, या शहीद दिवस मनाते हैं, 9 अप्रैल को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये इस तरह कोई भी स्पेशल जो फोर्स के साथ कुछ हुआ उससे दिवस मनाए, या उनके फोर्स के अपने कोई भी ऐसा दिवस है जैसे जो फोर्स मनाती हो, ये सब जैसे सेना दिवस हो गया, वायु सेना दिवस हो गया, सीआरपी रेजिंग डे हो गया, बीएसएफ रेजिंग डे हो गया, ये सब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। CCS रूल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं और आर्मी पुलिस में CCS रूल के अनुसार आते हैं। इसमें आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लीव। लीव किस रूल में आता है, CCS रूल के में, और क्या क्या ऐसे जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से संबंधित हैं,
जैसे सीसीएस रूल के अनुसार हमें जो है ये मिलता है 300 दिन का ही जो वो पेंशन जाने पे ये मिलता है, पैसा मिलता है सीसीएस रूल में। यानी कि कुछ ऐसे सीसीएस रूल है, सीसीएस रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है, तो इसमें भी इससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं। कल्याण निधि स्कीम, जो भी कल्याण निधि स्कीम एक तो डिपार्टमेंट की चल रही है, गवर्नमेंट की चल रही है, उनसे संबंधी इंश्योरेंस स्कीम, जैसे मान लिया कोई इंश्योरेंस है कि किसी का शहीद हो गया तो उस पर जो सेंट्रली इंश्योरेंस होता है कितना मिलेगा, दूसरा इंश्योरेंस कटता है तो उससे कितना मिलेगा, ये अन्य जो भी स्कीम है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। शहीद जवानों को के परिवार को सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कीमें, यानी कि शहीद होने पे कौन सा ही राज्य कितना पैसा देता है, किस योजना में देता है, इसमें अभी जो एसबीआई से भी पैसा मिलता है, एटीएम कार्ड था तो वहाँ से भी पैसा मिलता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना मिलता है, एक्शन में कितना मिलता है, बिना एक्शन के कितना मिलता है, ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन। शिशु छात्रवृत्ति योजनाएं, बहुत सारी ऐसी जो है छात्रवृत्ति योजना चला रखी है, स्कॉलरशिप सरकार ने, कि शहीदों के बच्चों के लिए अलग है, नॉर्मल बच्चों के लिए अलग है, तो इसमें कितना पैसा मिलता है, कितना हमारी कटौती कितनी भी होती है, ये भी इसमें भी इनसे ऐसे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन के संबंधी भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद मोटर परिवहन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अगर उसके संबंधी आपके जैसे बीडीआर फार्म हो गया और एमटी के जो बहुत सारे रजिस्टर हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, या कितने कार एमटी से पूछ लिया जाता है कौन सी गाड़ी कितने दिन बाद कंडम की जाती है, टायर का कितनी लाइफ है, बैटरी का कितनी लाइफ है, ये सब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पी, सीवाई और डी, ये हर डिपार्टमेंट में होता है। पी में कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। सीवाई में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं, डी कितने दिन में कंप्लीट करनी होती है, या इनका सीवाई किस मैटर को लेकर करते हैं, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एब्रीवेशन, यानी कि जो एब्रीवेशन होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लिया मैंने बताया पसरा के बारे में पूछ लिया, पसरा की फुल फॉर्म क्या है, और उसके बाद जो है यानी कि कम से कम मेरे पास जो है 300-400 एब्रीवेशन है, उनके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे एसी का ही पूछ लिया, पी का पूछ लिया, सीवाई का पूछ लिया, डी का पूछ लिया, इनका एब्रीवेशन क्या होता है, या बहुत ऐसी कहने मतलब अनगिनत है, यानी कि 300-400 का लिस्ट बनाया हुआ जो डिपार्टमेंट लॉटर्स है, यानी पीआरपी बीएसएफ के आईटीबीपी के संबंधी है। चुनाव संबंधी प्रश्न पूछ लेते हैं, चुनाव से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे चुनाव में गया तो पीठासीन अधिकारी की तो किसके अधिकार पर ड्यूटी करोगे, कितनी दूर तक जो आम जनता नहीं आ सकती है, क्या आपकी ड्यूटियाँ होंगी, क्या क्या देखने वाली हैं, क्या कर सकते हो आप, क्या करो ना मत करो, या डू डोंट जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह जो था आपका कॉमन सब्जेक्ट होते हैं प्रोफेशनल में, मैंने 20 इसमें किए हैं, 10-12 उसमें हैं, तो ये इनका सभी का अलग अलग मैंने टॉपिक वाइज को छाटा दिया है। अब पेपर 3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लिया आप पास दोनों में अच्छे से तैयारी की है, लेकिन आप थर्ड में फिजिकल भी दे लिया, एग्जाम भी दे लिया, लेकिन इसमें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो बताया है एस से राइटिंग, एज पर योर, जैसे एस से है प्रिसाइज और राइटिंग है, इसके बाद कॉम्प्रहेंसिव है। तो दोस्तों ये होता है टोटल, एक मिनट मैं इसको पेन ले लेता हूँ, ये तीनों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं, तो इसमें जो आपका ये भी 100 का नंबर होता है। इसमें मैं आपको बता दूं कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो सब इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। ये कभी कभी 40 नंबर में भी ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, कभी कभी 50 में भी आ जाता है, कभी 30 में भी दे देते हैं, और 30 से तो कम कम आता ही नहीं। थोड़ा सा जो बोर्ड होता है उसके ऊपर डिटेल, यानी कि जो ऐसे आया, अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो तभी आप इंग्लिश में लिखें, नहीं तो हिंदी है आपकी, हिंदी मीडियम मीडियम से है तो आप पहले हिंदी में ही लिखें। आप एस्से को जो हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये चॉइस है सिर्फ एस्से को, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सब इसमें के इंग्लिश का पेपर है, ये है वो है, एस्से को आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं, जिसमें आपको, तो मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश में अच्छी पकड़ा तो इंग्लिश में लिखें, नहीं तो हिंदी में बढ़िया से एक एस्से लिखें। उसके बाद जो भी आपका बचेगा, मान लिया 40 नंबर का ऐसे आ गया, ऐसे 60 नंबर आपको अब इंग्लिश में लिखना होगा, इंग्लिश के। जैसे मान लिया एक कोई भी पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर दे दिए, तो आपको पैराग्राफ का
इंग्लिश में ही करना होगा। उसके क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को आपको ठीक से जवाब देना होगा। 100 नंबर में से आपको ये नंबर 60 नंबर 40 नंबर हिंदी कर सकते हो, 60 बच गया मान लिया आपका इंग्लिश वाला। पैराग्राफ के बाद कोई पैसेज आ गया, कुछ ग्रामर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रामर भी पूछा जा सकता है। कहने मतलब ये कुछ बोर्ड के ऊपर है, लेकिन 60 नंबर को या 2-3 पैराग्राफ दे दिए होंगे, कोई ये दे देंगे, या कुछ ऐसी चीजें कोई ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिया, इंग्लिश के और संबंधी आपको इधर पूछ लिया, या ऐसे एक्टिव पैसिव जो है सेंटेंस पूछ लिए, एक्टिव को पैसिव बनाओ या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए, और आपको ये जो पूरा सिलेबस है ये भी चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।